नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ममता, आपकी हिंदी लेक्चरर हूं। आप सभी को आज की कक्षा में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव प्रथम पीयूसी के पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव से प्रथम सोपान गद्य भाग से एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें देखिए, हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव में अनुक्रमणिका इस तरह है। प्रथम सोपान गद्य भाग, इसमें 10 अंक रहेंगे, 10 क्वेश्चन, 10 कहानियां रहेंगे। और द्वितीय सोपान पद्य भाग में कुल 13 पद्य, इसमें मध्ययुगीन कविता और मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता दोनों मिक्स है। और तृतीय सोपान कहानियां, इसमें 6 रहेंगे। अब मैं आपको साहित्य वैभव से प्रथम सोपान गद्य भाग से प्रथम पाठ बड़े घर की बेटी पढ़ाने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट लम्मी नामक गांव में 1880 में हुआ था। उसके पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। मुंशी प्रेमचंद जी का पिता का नाम अजय बराय और माता का नाम आनंदी देवी था। इसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आपने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें गोदन, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी है, 300 से भी अधिक कहानियां लिखी है। इसमें ये कहानी बड़े घर की बेटी, ये कहानियां जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। ये आपका लेखक का परिचय इस तरह है, मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी का लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के श्रेष्ठ कहानियों से एक है। ये बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की रचना में बहुत प्रसिद्ध रचनाएं है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्य वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर को अनुकूल बना लिया है। इस कहानी में प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार प्रेमचंद जी ने मिडिल क्लास के मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन यानी मिडिल क्लास लाइफ की बारे में ऐसी घटना, इसमें ऐसी घटना घटती रहती है, हमारे जीवन में घटना ही घटती रहती है। इसमें ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे जीवन में घटती रहती है। आनंदी, इस कहानी का मुख्य पात्र आनंदी है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी, वो संपन्न घर से फायदा होने के पर भी, बड़े घर से आने पर भी, फिर भी क्या, उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर को अनुकूल बना लिया है। इसमें एक कहानी में ग्रामीण जीवन शैली के बारे में, साथ साथ भारतीय स्त्रियां किस तरह घर को संभालते हैं, रिश्तों के बारे में लेखक ने आपको बताया। देखिए, बड़े घर की बेटी। लेखक मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी में मुख्य पात्र बेनी माधव सिंह
उनके दो बेटों, बड़ा बेटा श्रीकंठ, छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह और श्रीकंठ की पत्नी आनंदी। ये मुख्य पात्र है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी कहानी में बेनी माधव सिंह, इसके दो बेटे, बड़ा बेटा और छोटा बड़ा बेटा श्रीकंठ और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह और श्रीकंठ की पत्नी आनंदी। इस कहानी में ये समरी कहते हो, इस कहानी का समरी इस तरह है। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कहियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। इस कहानी में श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह इसके अभद्र व्यवहार के कारण, अभद्र व्यवहार मतलब यानी इंडिसेंट बिहेवियर से आनंदी को बहुत क्रोध आ गया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया, इसका झगड़ा आनंदी और लाल बिहारी के सिंह के बीच में झगड़ा किस तरह बढ़ गया कि इसका भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई, वो टूट गया। भाइयों के बीच का प्रेम टूट जाता है और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। घर को बिखरता देख आनंदी का सात्विक कृत्या जाग उठी। इस तरह घर को बिखरता देखकर आनंदी को बहुत दुख होता है। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आनंदी ने किस तरह यह मैटर सॉल्व करता है, यह कहानी का मुख्य समरी है। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती, यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। ये मुख्य समरी है। इसमें आनंदी बड़े घर से आई बेटी है। इस कहानी में बताया गया कि बड़े घर की बेटी किसे कहते हैं। क्या कोई धनी होने से बड़े घर की बेटी होती है या कोई अपने गुणों के कारण बड़े घर की बेटी होती है। इस कहानी में ऐसा ही कुछ बताया गया है। इस कहानी में मुख्य से एक कहानी में ग्रामीण जीवन शैली के बारे में या भारतीय स्त्रियां अपने घर को कैसे संभालती है, कैसे मैनेज करती है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। देखिए कहानी शुरू करती हूँ। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। किसने गौरीपुर गांव के जमींदार थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। देखिए पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एंड में। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके पितामह बेनी माधव सिंह के पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह मतलब इनके पूर्वजों ने बहुत धनिक थे। बेनी माधव सिंह के पूर्वजों ने बहुत धनिक थे, धन धान्य संपन्न थे। उन्होंने गांव में एक तालाब और मंदिर बनाया था। बेनी माधव सिंह के पूर्वजों ने गांव में पक्का तालाब और
मंदिर बनाया था, लेकिन अब बेनी माधव सिंह को इसका मरम्मत भी मुश्किल थी, इसका ठीक करना भी उसको बहुत मुश्किल थे। उन्हें के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं पूर्वजों के समय क्या इसके दरवाजे पर हाथी झूमता था। बहुत धनिक थे इसलिए इसके दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। हाथी इसका जगह क्या थी? बूढ़ी भैंस, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था। इसका मतलब बेनी माधव सिंह इसका धन धान्य नहीं थे, मीन्स इसका पूर्वजों ने बहुत धन धान्य संपन्न थे, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। पर दूध शायद बहुत देती थी, भैंसों ने दूध बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। बेनी माधव सिंह ने अपने आधी से अधिक संपत्ति किसको भेंट कर चुके थे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। इसका अंडरलाइन कीजिए, इस सेंटेंस को अंडरलाइन कीजिए। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी। बेनी माधव सिंह के वर्तमान आय, इसका कमाई 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी, बहुत कम थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बेनी माधव सिंह को 2 बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम श्रीकंठ और छोटा बेटा का नाम लाल बिहारी सिंह। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बड़े बेटा बहुत दिनों के परिश्रम से वो बीए डिग्री प्राप्त की थी और उसके बाद उद्योग किया। अब एक दफ्तर में नौकर था। अब बीए डिग्री प्राप्त करने के बाद अभी एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह कैसा था देखने में? बड़ा बेटा श्रीकंठ बीए बहुत परिश्रम से बीए प्राप्त करके एक दफ्तर में नौकर था, और छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। दिखने में कैसा था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह? दोहरे बदन का सजीला जवान था, पहलवान जैसा दिखता था। भरा हुआ मुखड़ा, इसका मुखड़ा कैसा था? भरा हुआ मुखड़ा। चौड़ी छाती, ब्रॉड चेस्ट था, देखने में पहलवान की तरह ही दिखता था। लेकिन वो भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। वो सवेरे से उठकर भैंस का 2 लीटर 2 सेर यानी 2 लीटर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। देखने में हट्टा कट्टा था। श्रीकंठ की दिशा बिल्कुल विपरीत थी। लाल बिहारी सिंह देखने में हट्टा कट्टा और पहलवान की तरह दिखता था, लेकिन श्रीकंठ सिंह इसका दिशा बिल्कुल इसका ऑपोजिट था। कैसे था? इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। ये दिखने में श्रीकंठ दिखने में सुंदर नहीं था। वो नेत्र प्रिय गुणों मतलब सुंदर नहीं दिखते थे। लाल बिहारी सिंह सुंदर नहीं था। उन्होंने बीए डिग्री प्राप्त करने के लिए अपना आय 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था, पूरा सैक्रिफाइस कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। ये 2 अक्षर की बीए डिग्री प्राप्त करने के लिए इसका बहुत परिश्रम से बीए डिग्री प्राप्त किया, इसलिए उनके शरीर को ये निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। दिखने में सुंदर नहीं दिखता था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय करर की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। वो शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय करल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखी पड़ी रहती थी। देखिए नेक्स्ट पैरा। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे।
श्रीकंठ ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा था। श्रीकंठ ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा था, लेकिन अंग्रेजी में बावजूद वो विरोध करता था, अंग्रेजी को विरोध करता था। वो अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी को सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे, बहुत विरोध करता था, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते था। अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद भी अंग्रेजी को विरोध करता था। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो आरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। देखिए, श्रीकंठ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के बाद भी अंग्रेजी को बहुत विरोध करता था। इससे गांव में उनका बहुत बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह के रामलीला में सम्मिलित होते हैं। स्वयं किसी ना किसी रोल करता था। दशहरे के दिनों में वो किसी ना किसी रोल करता था। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। ये प्राचीन हिंदू सभ्यता, ट्रेडिशनल हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। जॉइंट फैमिली, सम्मिलित कुटुंब यानी जॉइंट फैमिली के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियां वो क्या कहते हैं, कुटुंब में मिलजुल कर रहने को आरुचि होते, इसको कुटुंब में अच्छा नहीं लगता था। मिलजुल कर रहने को, आजकल की स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने को अच्छा नहीं लगता था। उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। इसको श्रीकंठ ने जाति और देश के दोनों के लिए, यह सम्मिलित कुटुंब में मिलजुल कर रहने के लिए आरुचि होती है स्त्रियों को। आजकल की स्त्रियों को सम्मिलित कुटुंबों में मिलजुल कर रहने के लिए बहुत आरुचि होती है। उसे वह जाति और देशों दोनों के लिए हानिकारक समझती है। इसी कारण से गांव के सभी ललनाएं यानी स्त्रियां, ललनाएं मतलब स्त्रियां, इसलिए गांव के सभी स्त्रियां उनकी निंदा करती थी, निंदक थी। श्रीकंठ से बहुत क्रोध करती थी, गुस्सा करती श्रीकंठ को देखकर, क्योंकि वो श्रीकंठ का बात न, इसका पतियों ने श्रीकंठ का बात मानता था। इसलिए सभी ललनाएं, सभी स्त्रियां श्रीकंठ को विरोध करता था। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। गांव के ललनाएं श्रीकंठ को शत्रु के समान देखते थे। स्वयं उनके पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। आनंदी, इसके पत्नी का नाम, श्रीकंठ के पत्नी का नाम आनंदी को भी इनसे बहुत विरोध था। इस विषय में बहुत विरोध था, श्रीकंठ से बहुत विरोध करता था। भारतीय संस्कृतियों को ज्यादा महत्व देता था। श्रीकंठ ने भारतीय संस्कृतियों को बहुत महत्व देता था। अंग्रेजी संस्कृति को घोर विरोधी था। अब कैसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में लगाव रखता था, कि जो कार्यक्रम होता था उसमें भाग लेता था। गांव में किसी कार्यक्रम में, दशहरा के कार्यक्रम यानी किसी कार्यक्रम में किसी ना किसी कोई ना कोई रोल करता था। चंदा भी, इसके लिए चंदा भी वसूल करता था। श्रीकंठ ने दो कट्टर मतलब पक्षधर थे। आनंदी भी, श्रीकंठ के पत्नी आनंदी भी श्रीकंठ को विरोध करती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। श्री आनंदी ने श्रीकंठ को बहुत विरोध करता था
क्योंकि वो समझती थी, वो क्या कहती थी कि सास ससुर देवर, पेरेंट्स इन लॉ, सास ससुर देवर, पति का छोटा भाई या जेठ एल्डर ब्रदर आदि से घृणा थी। क्योंकि बल्कि उसका विचार क्या था, आनंदी का विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी, बहुत कुछ सहन कर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो, अभी बहुत कुछ सहन करके परिवार में निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अलग अलग में कुक खिचड़ी मतलब कुकड सेपरेटली, अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। वो भी आनंदी भी मिलजुल कर रहने का आरुचि दिखाती थी। देखिए नेक्स्ट पैरा। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। अब आनंदी के बारे में बताती हूँ। आनंदी कैसे थे? आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकारे, जाड़ फानूस, ऑनरेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ है, यहाँ सभी विद्यमान थे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। रियासत मतलब छोटा राज्य के मेजेस्टिक लेवल के पोस्ट, बहुत अच्छा पोस्ट में था। इसका घर में एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकारे, जाड़ फानूस, ऑनरेरी, मजिस्ट्रेटी आदि एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ, ये सभी विद्यमान थे। इसके घर में ये सभी विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। पूरा लड़की थी, उसको एक ना लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां हुई और दैवयोग से सबकी सब जीवित रही। 7 लड़कियां हुई और दैवभाग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए। अपने बेटियों को 3 बेटियों को विवाह कर दिया था, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। लेकिन विवाह करने से इसका 15-20 हजार रुपये उसका कर्ज मतलब यानी लोन सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपने सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। आनंदी देखने में कैसी थी? गुणवती। अपने सारे बहनों से 7 बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए ठाकुर भूप सिंह, आनंदी के पिता भूप सिंह, इनको बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। अब भूप सिंह, आनंद के पिता को धर्म संकट हो गया, क्योंकि इसका विवाह कैसे कहें, किससे करें। नहीं तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदा का रुपया मांगने आया। एक दिन श्रीकंठ ने भूप सिंह के पास चंदा का पैसा मांगने आया था। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। नागरी प्रचार वो दशहरे दिनों में सम्मिलित पार्ट लेते थे और किसी ना किसी रोल करते थे, इसलिए वो चंदा भी मांगने के लिए भूप सिंह के पास आया था। ये शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। भूप सिंह इनका स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ कर दिया। धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। ब्याह मतलब शादी और विवाह कर दिया। आनंदी उच्च कुल से आई लड़की है। इसका पिता का नाम भूप सिंह। ये आनंदी का शादी किससे कर दिया? श्रीकंठ से कर दिया।